जब डीईए के एजेंट्स गाड़ी की तलाशी ले रहे होते हैं तो रू पुलिस की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी होती। पुलिस को कुछ ड्रग्स मिलते हैं, वे रू को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उसे सीधे पूछताछ वाले कमरे में ले जाते हैं। रू, जो थोड़ी हकलाकर बोलती, बताती है कि वह एक शादी में जा रही। जब वे उससे मैक्सिको के बारे में पूछते हैं तो वह हर बात से इनकार करने की कोशिश करती। वे उससे पूछते हैं, अगर हमारे पास मैक्सिको में तुम्हारी कोई फोटो हो तो तुम क्या कहोगी? असल में उनके पास कार्टेल के एक सदस्य के साथ उसकी एक फोटो होती। उन्हें पता है कि वह लोरी के साथ काम करती। वे उससे कहते हैं, या तो 20 साल के लिए जेल जाओ और फेडरल एजेंटों से झूठ बोलने के लिए 5 साल की अतिरिक्त सजा भुगतो, या फिर हमारी मुखबिर बन जाओ, ये फोन ले लो और हमारे लिए जानकारी इकट्ठा करो। रू मुखबिर बनने का फैसला करती है और फोन ले लेती। पुलिस उसकी सारी ड्रग्स को शुगर पिल्स से बदल देती। जब रू स्ट्रिप क्लब लौटती तो किटी नाम की एक नई लड़की वहां काम शुरू करने ही वाली होती। रू का फोन इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही वह अपनी मां को कॉल करती, एक पुलिस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती। अलामो उसे वह पंख दिखाता है और डींगे मारता है कि उसने पैलाडिन को कैसे मारा। रू को पसीना आने लगता। बिग एडी नकली ड्रग्स को सेफ के अंदर रख देता। नेट का पैर का अंगूठा फिर से जोड़ दिया गया, लेकिन अब वह काम नहीं करता। वह और कैसी अब पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। जब कैसी पूछती है कि उस पर कितना कर्ज, तो वह बताता है कि उस पर लगभग $10 लाख का कर्ज। कैसी अपना बैग पैक करती है और चली जाती। मैडी उसे लेने आती। गाड़ी चलाते हुए मैडी कहती, सबसे पहले चलो तुम्हारे इस लुक पर कुछ काम करते हैं। वह अपनी टीम से कहती, हमारा मकसद है कि हम इसे एक छोटे शहर की लड़की से सीधे एक मॉडर्न शहरी लड़की में बदल दें। एलए नाइट्स के सेट पर लेक्सी जूल्स से एक पेंटिंग बनाने को कहती। जहां गैलरी में उसकी कला को सिर्फ कुछ ही लोग देख पाते, वहीं यहां इस सेट पर लाखों लोग जूल्स का काम देखेंगे। जूल्स ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें असल में एक पिकनिक दिखानी थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसमें 14 लिंग बना दिए। जब सबको पता चला कि जूल्स एक ट्रांस व्यक्ति हैं, तो किसी ने भी उन पर गुस्सा नहीं किया। हालांकि लेक्सी के बॉस ने कहा, यह हद से ज्यादा हो गया, और जोर देकर कहा कि जूल्स इसे बदल दें। नतीजतन जब तक यह मसला हल नहीं हो गया, तब तक शूटिंग रोकनी पड़ी। लेक्सी के बॉस ने उन्हें बताया कि इस पेंटिंग की वजह से उन्हें $56,000 का नुकसान हुआ और उस सीन को दोबारा शूट करने में $1,91,000 का खर्च आएगा। जब लेक्सी जूल्स से अपनी पेंटिंग बदलने को कहती, तो जूल्स दुख से भरकर अपनी पूरी कलाकृति पर लाल रंग पोत देती, जिससे वह खराब हो जाती। इस बीच लोरी और उसकी टीम उस चिड़िया को दफनाने में लगी। वे सोच रहे हैं कि अलामो पर ऐसी जगह कैसे वार किया जाए जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो। रू डीईए से बात करती है और समझाती है कि चूंकि अलामो ने लोरी के तोते को मार दिया, इसलिए वह कुछ समय के लिए ड्रग्स की सप्लाई नहीं कर पाएगी। हालांकि वह उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही किसी दूसरे ड्रग डीलर का इंतजाम कर देगी। कैसी ने अब मैडी के साथ पार्टनरशिप कर ली है और अपने ओनली फैंस को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही। मैडी तस्वीरें खींच रही, जबकि एक दूसरी लड़की लीफ ब्लोअर से कैसी के बालों को उड़ा रही। रू कुछ ड्रग्स लेने के लिए मैडी के घर पहुंचती। जब लेक्सी को पता चलता है कि रू ड्रग्स ढूंढ रही, तो उसे डर लगता है कि कहीं रू फिर से ड्रग्स लेना शुरू न कर दे। रू कहती, नहीं, मुझे ये ड्रग्स किसी और के लिए चाहिए। लेक्सी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सब पर भड़क उठती है। वह कहती है कि रू ड्रग्स खरीद रही, कैसी पोर्न बना रही और मैडी दलाल जैसा बर्ताव कर रही। इस बीच नैट आखिरकार कैलिफोर्निया बोर्ड से अपने प्लान का रिव्यू करवाने में कामयाब हो जाता। वह उनसे कहता, हमारा नया प्लान पेड़ों के आसपास निर्माण करना, ताकि वे सुरक्षित रहें और बुजुर्ग लोग उनका आनंद लेते रह सकें। हालांकि कैलिफोर्निया राज्य के अधिकारी उसे बताते हैं कि जब तक पर्यावरण रिपोर्ट जारी नहीं हो जाती, तब तक यह प्रोजेक्ट रुका रहेगा। यह सुनकर नैट जमीन पर गिर पड़ता है और उनसे मिन्नतें करने लगता। वह गुजारिश करता है कि अगर वे उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बीच कैसी अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रख देती है और उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने चली जाती है जहां लेक्सी रहती। उस रात लेक्सी देखती है कि उसकी बहन सामने वाली खिड़की पर खड़ी होकर तस्वीरें ले रही। रू अपने ग्रुप के साथ पोकर खेल रही। बिशप खेलना जारी रखना चाहता, लेकिन रू कहती, हमारा नया ड्रग सप्लायर कौन होगा? मैं मैक्सिको में एक सप्लायर को जानती हूं।
हम उससे संपर्क कर सकते हैं। अलामो उसे शक की नजर से देखता, जिससे रू बहुत घबरा जाती। उसे शक है कि रू ड्रग्स ले रही। तो बातचीत को भटकाने के लिए रू बस साथ देती है और कहती, हाँ हाँ मैं ड्रग्स ले रही हूं। पुलिस यह पूरी बातचीत सुन रही। रू के पास 3 सेवंस आते हैं और वह बिशप को पोकर में हरा देती। जब सब लोग रू की जीत का जश्न मना रहे होते हैं, अलामो उसे एक तरफ खींचता है और चेतावनी देता, इन भारी ड्रग्स के चक्कर में मत पड़ना। रू अपने लॉकर से एंजेल का नाम मिटा देती। उसकी जगह जब किट्टी अपना पहला डांस कर रही होती है, किट्टी का नाम उस पर टेप से चिपका दिया जाता। रू देखती है कि नई लड़की किट्टी किस हालत में। उसे पता चलता है कि किट्टी को ड्रग्स दिए गए हैं और उसे लड़कों के एक ग्रुप के साथ पीछे के कमरे में ले जाया जा रहा। कैसी और मैडी ब्रैंडन फोंटेन के घर जा रही हैं। उनके 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मैडी चाहती है कि कैसी उनके साथ एक हॉट फोटो खिंचवाए। मैडी उसे सलाह देती, देखो लोगों के साथ घुल मिल कर रहो, लेकिन उन्हें अपना फायदा मत उठाने दो। उस इन्फ्लुएंसर का ध्यान खींचने के लिए कैसी एक मेज पर खड़ी होकर नाचती है और साथ ही एक दूसरी लड़की को किस करती। फिर कैसी ब्रैंडन के साथ नाचती है और फोटो खिंचवाते हुए सारी लाइमलाइट खुद बटोर लेती। कैसी के साथ जो दूसरी लड़की, वह कैटलिन, जिसके साथ मैडी ने कोविड के दौरान काम किया था। जब कैसी देखती है कि मैडी वहां नहीं, तो वह और कैटलिन ब्रैंडन के साथ कोकीन लेने चली जाती हैं। कैटलिन कोकीन को अपने पेट पर रखती है ताकि ब्रैंडन उसे वहां से सूंघ सके, लेकिन कैसी उसे झपट लेती है और खुद सूंघ लेती। फिर कैसी ब्रैंडन से कहती है कि वह कोकीन को उसके प्राइवेट पार्ट के ठीक ऊपर से सूंघे। कोकीन लेने के बाद कैटलिन की तबीयत बिगड़ने लगती। इसी बीच मैडी कैमरों के साथ कमरे में घुसने की कोशिश कर रही होती। कैटलिन सिंक में उल्टी करती, जबकि ब्रैंडन कैसी से कहता है कि वह उसे जोर से चौदेगा। इससे पहले कि वे सेक्स कर पाते, मैडी दरवाजा खोलकर अंदर आती है और सब कुछ रोक देती। बिना एक पल भी हिचकिचाए कैसी खुशी खुशी कैमरों के सामने अपना परिचय देती है और अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताती। बाद में कैसी के फोन पर नए फॉलोअर्स की बाढ़ आ जाती। मैडी कैसी से कहती, अब सबका ध्यान तुम पर है, तुम्हें बस इसे बनाए रखना। इसी बीच शैंपेन रूम में किटी उन लड़कों के साथ कैमरों से देखते हुए रू को महसूस होता है कि किटी शायद तकलीफ में। बाथरूम में किटी माउथ वॉश से अपना मुंह धोती है और रू से पूछती है कि क्या उसके पास और केटामाइन। रू पूछती है कि क्या उन लड़कों ने उसे चोट पहुंचाई, और हालांकि किटी इससे इनकार करती, पर वह साफ तौर पर डरी हुई दिखती। रू पूछती, क्या वे तुम पर जोर डाल रहे हैं? किटी जोर देकर कहती है कि वह ठीक उसी समय मैजिक रेस्टरूम से बाहर निकलता है और रू को घूरते हुए रहस्यमयी ढंग से सीटी बजाता। रू क्लब से बाहर निकलती है और राहत की सांस लेती, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ आई। मैजिक ने जो कुछ भी सुना था वह सब बिग एडी को बता देती। जब रू अपना फोन लेने के लिए ऑफिस लौटती तो बिग एडी उससे पूछता, तुम किटी से किस बारे में बात कर रही थी? ठीक उसी समय रू की मां का अचानक फोन आ जाता। कुछ पल के गहरे तनाव के बाद वह फोन उठाती। फोन करने वाला एक DEA एजेंट निकलता जो उसे निर्देश देता, ऐसा दिखाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं और तुम अपनी दादी के बारे में बात कर रही हो। वह रू से कहता, वहां जो लड़की है मैजिक, वह तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए तुम्हें उसे बदनाम करना होगा। रू मैजिक के लॉकर की तरफ देखती। वह मैजिक से बहस करती और बिग एडी को यह साबित करने की कोशिश करती है कि मैजिक नशे का आदी। अचानक नकाबपोश घुसपैठिए क्लब में घुस आते हैं और बंदूक की नोक पर सिक्योरिटी स्टाफ को डराते धमकाते हैं। वे सीधे ऑफिस में घुस जाते हैं, बिग एडी के सिर पर बंदूक तान देते हैं और उसे लॉकर खोलने की मांग करते हैं। बिग एडी उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वे कभी भी लॉकर नहीं खोल पाएंगे। इसके जवाब में घुसपैठिए रू और मैजिक को गोली मारने की धमकी देते हैं। उनमें से एक आदमी कहता, एक तीर से 2 शिकार। वह आदमी उन पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय वह बिग एडी के पेट में गोली मार देता। ड्रेसिंग रूम में किटी अपनी एक साथी स्ट्रिपर से पूछती है कि क्या उसने कुछ सुना। जब स्ट्रिपर मना कर देती तो किटी फिर से केटामाइन लेने लगती। ऑफिस में बिग एडी के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता और वे उसे और ज्यादा डरा धमकाकर तिजोरी की जगह बताने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब वह तिजोरी खोल रहा होता तब भी वे उसका मजाक उड़ाना जारी रखते हैं। वे सारा पैसा और ड्रग्स इकट्ठा करते हैं, अपने ट्रक में बैठते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं।
रू तुरंत बिशप को फोन करती है और उसे बताती है कि बिग एडी को अस्पताल ले जाने की जरूरत। लेकिन बिशप हमलावरों का पता लगाने पर अड्डा हुआ। मैजिक ट्रक की सर्विलांस फुटेज देखती है और गौर करती है कि उस पर कोई लाइसेंस प्लेट नहीं। हालांकि वह देखती है कि ट्रक चला रही महिला के होंठ बड़े हैं। जैसे ही रू यह सुनती है कि वह एक बड़े होंठों वाली महिला थी, वह तुरंत उसे फे के तौर पर पहचान लेती।